बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। पिछले कुछ वीडियो से हम लोग देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत और आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। पिछले क्लास में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा था जो गुलाम वंश के संस्थापक थे। आज हम देखेंगे इल्तुतमिश को जिन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश का काल है 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। तो आइए शुरू करते हैं इल्तुतमिश और देखते हैं कि इन्हें दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था ये आराम शाह कुछ माह के लिए गद्दी पर बैठा, लेकिन दरबारियों ने उसे गद्दी से हटा दिया और इल्तुतमिश को शासक बनने के लिए आमंत्रित किया और इल्तुतमिश ने सकारात्मक उत्तर देते हुए लाहौर पर आक्रमण किया और आराम शाह को पदच्युत करके गद्दी पर बैठा। गद्दी पर जब वो बैठा तो ये गद्दी उसके लिए काफ़ी आसान नहीं थी। उसके सामने काफ़ी सारी चुनौतियां थी। इन सारी चुनौतियों का उसने बखूबी निपटारा किया। आइए देखते हैं उसके सामने क्या क्या चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती उसके सामने में थी वो थी तुर्की के अमीर। मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक वाले चैप्टर में आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी के जो दरबार थे इसमें दो वर्ग थे। एक थे तुर्की के अमीर और दूसरे थे गुलाम सरदार। तुर्की के अमीर जो थे ये गुलामों को पसंद नहीं करते थे और गुलाम जो थे ये अमीरों को पसंद नहीं करते थे और अमीरों की ही समस्या थी, जिसके कारण कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी दिल्ली नहीं ला पाया था और उसे अपनी राजधानी लाहौर रखनी पड़ी थी। लेकिन ये इल्तुतमिश जो है ये भली भांति जानता था कि अगर भारत पर शासन करना है तो राजधानी जो है ये दिल्ली होनी चाहिए, केंद्र में सेंटर पॉइंट में होनी चाहिए, ताकि सब तरफ वो जो है वो नियंत्रण कर सके। इसलिए इसने सबसे पहले सुल्तान बनने के बाद तुर्की के अमीरों का दमन किया। तुर्की के अमीरों का दमन करने के लिए इसने 40 गुलाम सरदारों का एक दल बनाया था जिसका नाम था तुर्कान-ए-चहलगामी। ये जो तुर्कान-ए-चहलगामी था ये 40 गुलाम सरदारों का दल था। ठीक है, इसमें 40 गुलाम सरदार होते थे और इस दल को पूरी छूट दे रखी थी कि जो भी सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करे उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, कोई कोताही उसमें न की जाए। इस तुर्कान-ए-चहलगामी की बदौलत जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने इन तुर्की के अमीरों का दमन किया और तुर्की के अमीरों का दमन होते ही उसने अपना पहला काम ये किया कि राजधानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर में थी उस राजधानी को उठा करके ये दिल्ली ले आया। तो ये भी एक प्रश्न आपको बनता है कि किसके समय में दिल्ली जो है इसे सल्तनत काल में किस सुल्तान ने दिल्ली को राजधानी बनाया। तो दिल्ली को राजधानी बनाने वाला जो सल्तनत काल का सुल्तान था वो इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में दो समस्याएं और बड़ी प्रमुख थी इसके पास। एक था गजनी का सूबेदार ताजुद्दीन यालदौज और दूसरा था सिंध का सूबेदार नासुरुद्दीन कबाचा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ वैवाहिक संबंध थे। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय वैवाहिक संबंधों के कारण ये कुछ कर नहीं पाए। दिल्ली पर इनकी नज़र शुरू से ही थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर इन्हें बांधे रखा। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी और आराम शाह गद्दी पर बैठा था, इन्होंने अपनी कुदृष्टि जो है ये दिल्ली पर डालनी शुरू कर दी थी। तो इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने के बाद इन दोनों समस्याओं का भी समाधान किया। सबसे पहले गजनी का जो सूबेदार था ताजुद्दीन यालदौज, इस समस्या का समाधान किया और इल्तुतमिश ने इसके विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। दोनों के बीच में 1215 में तराइन की तीसरी लड़ाई होती है और इस तराइन की तीसरी लड़ाई में जो आपका ताजुद्दीन यालदौज था ये इल्तुतमिश के हाथों हारता है और मारा जाता है। इस तरह से ताजुद्दीन यालदौज नाम की समस्या का समाधान हो जाता है। इतिहास में देखिए ये जो तराइन का युद्ध है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तराइन के युद्ध से आपको बार बार प्रश्न आते हैं। तो तराइन के इतिहास में 3 युद्ध हुए थे। मैं इनको यहाँ पे एक बार रिवीजन करा देता हूँ। तराइन का जो पहला युद्ध था ये 1191 में हुआ था और ये युद्ध हुआ था चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, जिनकी उपाधि राय पिथौरा थी, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है ये विजयी रहे थे, गौरी हार गया था। 1 साल तैयारी करने के बाद फिर से मोहम्मद गौरी तराइन के मैदान में पहुंच जाता है 1192 में और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में। तराइन के दूसरे युद्ध में भी पक्ष वही थे,
ये युद्ध पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, लेकिन परिणाम इस बार डिफरेंट था। इस बार युद्ध में मोहम्मद गोरी की विजय होती है। और तराइन का तृतीय युद्ध जो हमने अभी तुरंत देखा, तराइन का तृतीय युद्ध जो हुआ था ये 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश और ताजुद्दीन याल्दौज के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में इल्तुतमिश की विजय हुई और ताजुद्दीन याल्दौज हार गया और मारा गया। तो ये हो गया आपका याल्दौज की समस्या का समाधान। अब दूसरी जो समस्या थी, ये समस्या थी सिंध का सूबेदार नासिरुद्दीन कबाचा। नासिरुद्दीन कबाचा जो है ये भी भारत पर अपनी दृष्टि डाले हुए था और अपने लाश लश्कर के साथ में ये हमेशा जो है ये आक्रमण करते रहता था। क्योंकि ये सिंध यानी पंजाब के पास का क्षेत्र था, तो यहाँ से ये जो है इल्तुतमिश को काफ़ी परेशान कर रहा था। तो 1217 में इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कबाचा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और युद्ध में नासिरुद्दीन कबाचा को बुरी तरह से पराजित किया और पंजाब से बाहर इसे खदेड़ दिया। 1227 में पुनः उच्च यानी कि जिसे अभी मुल्तान कहा जाता है, उच्च में युद्ध होता है कबाचा और इल्तुतमिश के बीच में। और इस युद्ध में फिर से कबाचा को हार का मुंह देखना पड़ता है, इल्तुतमिश इसे हरा देता है। कुछ महीनों के बाद ही 1227 में भक्खड़ नाम के जगह में फिर से युद्ध होता है इल्तुतमिश और कबाचा के बीच में। और इस युद्ध में कबाचा बहुत बुरी तरह से हारता है और हारने के बाद कबाचा जो है ये भागता रहता है और भागते भागते एक नदी को पार करने के क्रम में उस नदी में ये डूब जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से ये जो कबाचा नाम की समस्या थी, इस कबाचा नाम की समस्या का भी समाधान हो जाता है। और अब ये याल्दौज और ये कबाचा दोनों सिरदर्द जो है ये इल्तुतमिश का दूर हो जाता है। अब इल्तुतमिश साम्राज्य को स्थिरता मिल जाती है और वो अपने साम्राज्य को आसानी से शासन करता है। अब जनता की आस्था सुल्तान में बने, चूंकि ये गुलाम वंश के थे, है ना, गुलामों को लोग मान्यता नहीं देते थे, इसीलिए ने एक और चतुराई वाला काम किया। इसने ये किया कि बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की मान्यता ले ली। और ये जो बगदाद का खलीफा होता है ये पूरे इस्लामी जगत का प्रमुख होता है। अब जब बगदाद के खलीफा ने ही इसको सुल्तान पद के रूप में, सुल्तान के रूप में मान्यता दे दी, अपना नायब घोषित कर दिया, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में बाकी लोगों को इसे सुल्तान मानना पड़ा, चाहे माने या अनचाहे रूप में। जब खलीफा से मान्यता मिल गई तो अब जो अमीर थे इन्हें अपने सुल्तान के रूप में मान्यता देनी पड़ी। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने एक नई प्रथा शुरू की जिसे इक्ता प्रथा के नाम से जाना जाता है। इक्ता प्रथा में क्या होता है कि साम्राज्य के विभिन्न जो कार्य होते हैं इनको अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता था। तो आपको एग्जाम में पूछेगा कि इक्ता प्रथा किसने शुरू की, तो इक्ता प्रथा शुरू करने वाले जो है ये है इल्तुतमिश। एक पॉइंट याद कर लीजिए, ई से इक्ता होता है और ई से इल्तुतमिश। तो इक्ता प्रथा शुरू करने वाले जो है ये थे इल्तुतमिश। इसके बाद इल्तुतमिश ने अपना सिक्का चलाया। इन्होंने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और इन सिक्कों का में से एक सिक्का का नाम था टंका और दूसरे सिक्के का नाम था जीतल। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, टंका और जीतल। ये जो टंका था ये चांदी का बना हुआ था, ये चांदी का सिक्का था, और ये जो जीतल था ये तांबे का था। आप ऐसे याद रख सकते हैं, जीतल मतलब पीतल, और जो पीतल नहीं था यानी टंका वो किसका था, चांदी का था। तो इस तरह से जो इल्तुतमिश ने इसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए, टंका और जीतल, टंका चांदी का और जीतल जो है ये तांबे का था। ये आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात निर्माण की दृष्टि से, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया, यानी कुतुब मीनार के निर्माण को इसने पूरा करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण, जहाँ तक आपको पता है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था और अपने गुरु ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इसको शुरू करवाया था। लेकिन पहली मंजिल का निर्माण कराने के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कुतुब मीनार में जो है ये कुल 5 मंजिलें हैं, है ना। इसमें से बाकी की मंजिलें जो हैं, बाकी की 3 मंजिलों का निर्माण जो है ये इल्तुतमिश ने कराया। आइए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये कुतुब मीनार है, देखिए इसमें कुल 1 2 3 4 और 5, इसमें टोटल जो है ये 5 मंजिलें हैं। इन 5 मंजिलों में से ये जो पहली मंजिल है, इस पहली मंजिल का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में ये दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और चौथी मंजिल, यानी कि 1 2 3 मंजिल जो हैं
इनका निर्माण करवाया इल्तुतमिश ने, जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण। अगर आपको पूछे कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने कराया तो आपको बताना है इल्तुतमिश। इसके बाद में क्या होता है, तुगलक काल में, अभी हम हैं गुलाम वंश में, गुलाम के बाद आएंगे खिलजी और खिलजी के बाद आएगा तुगलक। तुगलक काल में जो है ये चौथी मंजिल जो है ये ध्वस्त हो जाती है, गिर जाती है। ठीक है, तो तुगलक वंश का एक सुल्तान था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। इस फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इस चौथी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया और साथ ही एक और मंजिल का निर्माण इसमें करवा दिया, यानी अब कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिलें हो गई। तो कुतुब मीनार से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। फैक्ट आपके पास ये है, निर्माण करवाया पहली मंजिल का कुतुबुद्दीन ऐबक ने, शेष 3 मंजिलों का निर्माण करवाया था इल्तुतमिश ने, चौथी मंजिल तुगलक काल में ध्वस्त हो गई जिसका पुनर्निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, और 5वीं मंजिल जो है इसका निर्माण भी करवाया है फिरोज शाह तुगलक ने। फैक्ट आपके सामने है, प्रश्न जैसे पूछे आप आंसर कर सकते हैं। अब इसके बाद स्थिति ये आती है कि 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है। अपनी मृत्यु के पूर्व ही इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया बेगम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ऐसी बात नहीं है कि उसका पुत्र नहीं था, उसका पुत्र था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि ये अयोग्य है, ये प्रशासन नहीं चला पाएगा, इसलिए उसने अपने जीते जी ही अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र की जगह अपनी पुत्री रजिया बेगम को घोषित किया था। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो तुर्की के जो अमीर थे या पुरुष प्रधान समाज ही कह लीजिए, वो एक महिला के अधीन काम करने को पसंद नहीं करता था और इसीलिए उन्होंने इल्तुतमिश की इच्छा के विरुद्ध जा करके रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया, है ना। ये रजिया को सुल्तान यहाँ नहीं बनाया जाता है और रजिया के जगह बना दिया जाता है रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है ये एक अयोग्य शासक था, ठीक है, ये एक अयोग्य शासक था और इसके शासनकाल में इसकी माँ शाह तुर्कान, ठीक है, इसकी माँ थी शाह तुर्कान जो काफ़ी दखलंदाजी करती थी। माता और पुत्र के शासन से दरबारी काफ़ी परेशान थे, जनता काफ़ी परेशान थी, सल्तनत की हालत बिगड़ रही थी। अतः मात्र इनके शासन करने के 7 माह के बाद दरबारियों ने इन्हें गद्दी से हटा दिया, इन्हें जेल में बंद कर दिया माँ बेटों को, और इनके स्थान पर गद्दी पर बैठाया नए सुल्तान जिसका नाम था रजिया सुल्तान। और ये एक युगांतकारी घटना थी क्योंकि अभी तक कोई भी महिला मुस्लिम शासिका नहीं बनी थी। ये भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका बनेंगी जिनका नाम है रजिया सुल्तान। तो आज जो है हम यहीं तक देखेंगे। अगले क्लास में हम बात करेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका के बारे में। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो जो है ये आपको मिलती रहे। और बहुत जल्द मैं इतिहास के साथ साथ में जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का भी वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।